हायर पेंशन का फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट ऑलमोस्ट आ चुकी है, जो कि 11 जुलाई 2023 है। अगर आप भी हायर पेंशन का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो 11 जुलाई से पहले अपना फॉर्म भर लें, क्योंकि अब ईपीएफओ ये डेट एक्सटेंड नहीं करने वाला है, क्योंकि इससे पहले के सर्कुलर ने ईपीएफओ ने क्लियर कर दिया है कि अब हायर पेंशन फॉर्म अप्लाई करने की डेट एक्सटेंड नहीं होगी। 4 नवंबर 2022 को जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसके बाद ईपीएफओ ने हायर पेंशन का फॉर्म ऑप्ट करने की जो लास्ट डेट थी वो 3 मार्च 2023 की थी, जिसे बढ़ाकर 3 मई 2023 किया, फिर दोबारा इसे बढ़ाकर 26 जून 2023 किया, और अब लास्ट बार फिर ये डेट बढ़ी 11 जुलाई 2023। तो आप 11 जुलाई से पहले अपना फॉर्म अप्लाई कर लें। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको फॉर्म अप्लाई करने से बेनिफिट है या नहीं, या आपके ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद किन किन क्राइटेरिया का आपने ध्यान रखना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि हायर पेंशन से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में हम अपने इस चैनल नमन कंसल्टेंट में सबसे पहले लाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उन एम्प्लॉयज़ के बारे में जो कि अभी वर्किंग है, क्योंकि वर्किंग एम्प्लॉय जो कि हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हैं, जिनकी ज्वाइनिंग 1 सितंबर 2014 से पहले है, और जो अपना ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन फुल बेसिक पे डिडक्ट करवा रहे हैं, यानी कि सीलिंग लिमिट जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, ईपीएफओ डिपार्टमेंट ने, जो पहले 95 के टाइम पे 5000 थी, उसके बाद बढ़ाकर 6500 थी, और इस टाइम पे जो हमारी सीलिंग लिमिट है 15000 है। तो अगर आपका ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 15,000 से अबव हो रहा है और आप वर्किंग हैं, 1 सितंबर 2014 से पहले आपकी ज्वाइनिंग है, तो आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हैं। ये बात हम आपसे इसलिए कह रहे हैं क्योंकि काफ़ी एम्प्लॉयज़ को इस टाइम पे ऐसा लग रहा है केवल रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ के लिए ये हायर पेंशन की स्कीम है। तो अगर आप अपना क्राइटेरिया चेक कर लें, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करने के लिए हमने डिटेल में ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं और हायर पेंशन का स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। क्योंकि अब दिन बहुत कम है, 11 जुलाई से पहले आपको ऑप्ट करना है, और इस टाइम पे अगर आप कंफ्यूज हैं कि आपको ऑप्ट करना है या नहीं करना है, तो आप इस कन्फ्यूज़न के पॉइंट को दूर रख के अपना पहले ऑप्ट कर लें, क्योंकि आपको फिर भी टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने हायर पेंशन का फॉर्म कर दिया है तो आपको हायर पेंशन ऑप्ट ही करना पड़ेगा। जब आपके पास ऑप्ट करने के बाद ईपीएफओ डिपार्टमेंट से आपके पास डिमांड लेटर आएगा कि कितना डिफरेंस अमाउंट आपको जमा करना है, और उस टाइम को आपको लगता है कि आप इस स्कीम को नहीं लेना चाहते हैं, नहीं ऑप्ट करना चाहते हैं, तब भी इस स्कीम से आप बाहर हो सकते हैं। अब हम दूसरी बात करेंगे, क्या ऑप्ट करने से बेनिफिट है या नहीं है। पहले भी हम ऑलरेडी अपने काफ़ी वीडियोस में ये डिस्कस कर चुके हैं, और आज फिर से आपके साथ ये पॉइंट लेके आ रहे हैं। जो बेनिफिट है या नहीं, ये केस टू केस वेरी करता है कि आप किस कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं, तो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आप इस टाइम पे आपका ईपीएफ डिडक्ट हो रहा है बेसिक सैलरी से ज़्यादा, तो आप ईपीएफओ के पोर्टल पे एक कैलकुलेटर अवेलेबल है, और कैलकुलेटर कैसे यूज़ करना है हम उसके बारे में भी हमने डिटेल में एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके आप अपनी वहाँ पे वेजेस वगैरह डाल के आप चेक कर सकते हैं कि ईपीएफओ को आपने कितना पैसा देना है, और जो पेंशन का फॉर्मूला है जो कि अभी इस टाइम पे है पेंशनेबल सैलरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर सर्विस ईयर और डिवाइड बाय 70, इस हिसाब से कैलकुलेट करके आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको पेंशन कितनी मिलेगी। और कैलकुलेटर में आप अपना अमाउंट, अपना फिगर डाल के ये चेक कर सकते हैं कि ईपीएफओ को कितना पैसा आपने देना है। और अगर आपको कैलकुलेटर का यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके लिए भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको उसके लिए हेल्प करेगी। अब कैलकुलेटर का यूज़ करके आप जब आपने चेक कर लिया कि आपको कितना पैसा देना है, लेकिन अभी भी अगर आपके पास एग्जैक्ट अपनी डिटेल अवेलेबल नहीं है कि कितना आपका पास्ट में बेसिक था, कितना डीए था और किस फिगर पे आपका ईपीएफओ डिडक्ट हुआ है, तो
फिर भी आपके पास ऑप्शन है, क्योंकि ये सारा कैलकुलेट करके ईपीएफओ आपके पास डिमांड लेटर भेजेगा और उसमें आपको क्लियरली मेंशन होगा कि किस ईयर में आपकी कितनी डीए था, कितना बेसिक था, कितना आपने ईपीएफ आपने कंट्रीब्यूट किया है और कितना डिफरेंस अमाउंट आपको सबमिट करना है। तो यहाँ पे भी अगर आपको लगे कि नहीं ये ऑप्शन आपने ऑप्ट नहीं करना है, तो उस टाइम पे आप इस ऑप्शन से बाहर हो सकते हैं। लेकिन ऑप्ट करते समय आपने जो दूसरी कंडीशन है ये भी ध्यान रखना है कि इस टाइम पे आपकी एज कितनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपकी इस टाइम पे एज है 35 to 40 और इस टाइम पे आपका जो ईपीएफ है वो अब हायर पेंशन ऑप्ट कर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि आने वाले 4-5 सालों में मुझे लॉन्ग टर्म तक जॉब नहीं करनी है, यानी कि 58 ईयर तक आपको जॉब नहीं करनी है और आपके कुछ फ्यूचर प्लान्स हैं। आपके प्लान्स इस तरीके से हैं कि आने वाले 5 सालों में आपने जॉब से क्विट होके और अपना कोई बिजनेस प्लान है आपका, और जो भी ईपीएफओ में आपका कंट्रीब्यूशन है उसे आपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, तो ऑब्वियसली आप हायर पेंशन के लिए नहीं जाएंगे क्योंकि वो जो पैसा है आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो ये कंडीशन आप पे डिपेंड करती है। और दूसरा क्राइटेरिया, अभी सेम इसी एज में अगर आप हैं 35 to 40 के बीच में हैं और आप एक लॉन्ग पीरियड तक आप जॉब करने वाले हैं और आपका ये आपने आपकी जो भी बेसिक है आने वाले 10 साल 15 साल में आपका इंक्रीमेंट होगा और आपकी जो पेंशन मिलेगी वो लास्ट 5 ईयर के हिसाब से कैलकुलेट होके मिलेगी। तो इस टाइम पे अगर आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपको ये देखना है कि एक लमसम अमाउंट आपको हाथ पे चाहिए या आपको एक अच्छी पेंशन चाहिए। और आप जिस एज में हैं आपकी जो पेंशन है, आप जिस टाइम तक आप अपनी पेंशन अवेल करते हैं, अगर आप नहीं हैं तो आपके स्पाउस को आपकी पेंशन मिलती है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही आप अभी 35 to 40 के एज में हैं तो पेंशन जो है आपकी वो आपके डिपेंडेंट को मिलती है आपके बाद। अगर आई विश कि आप एक लॉन्ग लाइफ जिए, आई विश कि आप सेफ रहें, लेकिन अगर आपके साथ ऐसी कोई मिस हैपनिंग होती है तो पेंशन आपके नॉमिनी को मिलेगी। अगर आपने लोअर स्कीम चूज किया है तो ऑब्वियसली आपको पेंशन कम मिलेगी और आपके नॉमिनी को भी कम मिलेगी, और आपने हायर स्कीम आपने चूज किया है तो आपके नॉमिनी को अच्छी पेंशन मिलेगी। तो ये क्राइटेरिया आपने ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है, क्योंकि काफ़ी यूट्यूब में मैंने काफ़ी लोगों से मैंने ये सुना है, काफ़ी यूट्यूब में लोग बोल रहे हैं कि हायर पेंशन ऑप्ट करना एक बेनिफिट नहीं है, लेकिन ये केस टू केस वेरी करता है। आपने देखना है कि आप किस कैटेगरी में हैं, आपके लिए बेनिफिट है या नहीं है। और दूसरा, अगर आप 58 के बाद रिटायर होते हैं, आपके हाथ पे एक लमसम अच्छा पैसा है, आपने हायर पेंशन ऑप्ट नहीं किया है और अब जो हायर पेंशन में आपका डिफरेंस अमाउंट सबमिट होने वाला है वो आपके ईपीएफ में है, यानी कि सेविंग में है, आपको एक अच्छा पैसा मिल रहा है उस टाइम पे। तो जनरली क्या होता है, हम लोग जब रिटायर होते हैं तो हमें एक अच्छा पैसा मिला है और हमने हायर पेंशन ऑप्ट नहीं की है और हमें जो पेंशन मिल रही है बहुत ही कम मिल रही है, लोअर पेंशन हमें मिल रही है। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो भी हमें रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा मिला होगा वो पैसे को या तो हम कहीं इन्वेस्ट कर देंगे या फिर हम अपने बच्चों को उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो क्योंकि उस टाइम पे हमें ये लगता है कि ठीक है हमारी लाइफ ये है और हमारे बच्चे हमारे लिए हैं। लेकिन जिस टाइम पे हम 75, 85 या 80 से अबव की एज में आते हैं तो हर किसी को कुछ ना कुछ हमारे जो दिक्कत होती है, कुछ ना कुछ बीमारियों से हमें प्रॉब्लम होती है या हम बेड पे होते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारी जनरेशन है, जो हमारे बच्चे हैं, वो इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हमें एक अच्छा पैसा हमारे माँ बाप से मिला है या उन्होंने हमारे लिए एक अच्छी जो हमारे लिए अच्छा एक इनकम का सोर्स दिया है। वो उस टाइम पे ये देखते हैं कि हमारी जो अर्निंग है, हमारी पेंशन है, वो बहुत कम है। तो मैं अगर अपने एक पर्टिकुलर एक्सपीरियंस रखूं, हम अगर पर्टिकुलर एक बात करें तो हमें रिटायरमेंट के बाद अपने बारे में सोचना है, अपने लिए सोचना है। अगर हमारा इकट्ठा पैसा होगा हम उसे कहीं इन्वेस्ट कर देंगे और हमारे हाथ पे जो कि रिटायरमेंट के बाद हम 20 साल 25 साल या जितने भी साल भी जिए तो उस टाइम पे बहुत ही कम हमारे पास पेंशन होगी जो कि लोअर पेंशन है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको रिटायरमेंट के बाद आपकी कुछ प्लान्स हैं, आपको कहीं इन्वेस्ट करना है पैसा, या आपका कुछ बिजनेस प्लान है तो कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है, या आपको एक अच्छी पेंशन चाहिए। पेंशन जितना टाइम आप अवेल करेंगे उसके बाद आपके नॉमिनी को आपकी पेंशन मिलेगी। तो ये सब आपको देख के अपनी हायर पेंशन का फॉर्म अप्लाई करना है। और जिस टाइम पे भी आपको जो हायर पेंशन का ईपीएफओ डिपार्टमेंट से जो डिमांड लेटर आएगा कि जो आपको डिफरेंस अमाउंट सबमिट करना है, वो डिफरेंस अमाउंट अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि क्या होगा है कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉई है
अर्ली जॉब की एज में, यानी कि जब उन्होंने जॉब स्टार्ट किया है उस टाइम पे उनकी जो बेसिक सैलरी थी वो कम रही है, और रिटायरमेंट आते आते अगर बेसिक सैलरी बहुत ज़्यादा रही है तो इस केस में क्या होगा कि उनको जो डिफरेंस अमाउंट है वो काफ़ी कम जमा करना होगा। और अब जब रिटायरमेंट की लास्ट जब उनका रिटायरमेंट का टाइम है, इस टाइम पे अगर उनका बेसिक बढ़ गया है तो उनको पेंशन अच्छी मिलेगी। तो आप ये भी, ऐसा नहीं है कि सबके लिए सेम होने वाला है, यहाँ पे पेंशन अच्छी मिलेगी और अमाउंट उनको कम कंट्रीब्यूट करना है। लेकिन इसी केस में अगर आपकी अर्ली एज से ही, अर्ली आपके जॉब स्टार्टिंग से ही आपका जो बेसिक है, आपका जो पीएफ है वो एक अच्छे अमाउंट में आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और आपके रिटायरमेंट के टाइम तक भी अच्छा हो रहा है, तो इस केस में आपको जो डिफरेंस अमाउंट है वो ज़्यादा जमा करना होगा। और अब आपको ये चेक करना है कि आपको जो पेंशन मिल रही है वो किस हिसाब से मिल रही है। तो रिलैक्स होके इस टाइम पे अपना हायर पेंशन का फॉर्म ऑप्ट कर लें। उसके बाद आपके पास टाइम होगा सोचने का, ये आप डिसाइड कर सकते हैं, तब भी आप इस स्कीम से बाहर हो सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि अभी भी हमें जो ईपीएफओ डिपार्टमेंट से इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे हैं जिन्होंने अपना हायर पेंशन का फॉर्म ऑफलाइन ईपीएफओ डिपार्टमेंट में सबमिट किया है, जो कि ऑफलाइन बिल्कुल भी ऑफलाइन एक्सेप्टेबल नहीं है। ईपीएफओ ने पहले ही ये डिक्लेयर कर दिया है, अगर आपको हायर पेंशन ऑप्ट करनी है तो आपको ऑनलाइन ही ये फॉर्म अप्लाई करना है। और ईपीएफओ डिपार्टमेंट से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिली है, बहुत सारे लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि जो भी ये टाइम बचा है, अगर उन्होंने ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करा है तो वो लोग ऑनलाइन अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही हो तो उसके लिए भी हमारे चैनल पे एक वीडियो अवेलेबल है, जिसमें हमने स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आपको बताया है कि आपने हायर पेंशन फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करना है, और उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर भी आपको फॉर्म अप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।